चलिए, आपने पहली वीडियो देख ली होगी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर। मतलब क्या है कि 21st सेंचुरी के रिफॉर्म के बारे में बात करता है ये। सो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ इंडियाज लैंडमार्क अटेम्प्ट टू मॉडर्नाइज इट्स लेबर लैंडस्केप फॉर द मॉडर्न इकोनॉमी। बात ये चल रही, 21st सेंचुरी आ चुकी है, आ चुकी थी उस टाइम पर। तो अब जो लेबर लॉज में चेंजेस की बात की जा रही थी, जो लगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्पेशली आफ्टर 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स, कि अब टाइम आ चुका है जो हमारे लेबर लॉज हैं, जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको मॉडर्न के हिसाब से चेंज करने की जरूरत है। सो दिस वाज द कंटेक्स्ट। अगर हम देखें इसके अंदर कि व्हाई द सेकंड कमीशन, तो पहला लॉ कमीशन आ चुका था, दूसरी बात चल रही, टोटल दो आए हैं अभी तक। पहला जो आया था, थर्ड फाइव ईयर प्लान में आया था, 1966 में बनाया गया था, 1969 में उसकी रिपोर्ट आई थी। सेकंड जो हम कमीशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन क्या थी? सो लेबर लॉज इवोल्व ओवर डेकेड्स। तो ऐसा तो है नहीं कि लेबर लॉज आज बना दिए, धीमे धीमे उनको बनाए जाते हैं, अपडेट होते हैं, उसमें चेंजेस किए जाते हैं, रिफ्लेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड स्टेबलाइज पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो एक नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, आईएलओ है। तो उनके हिसाब से आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें जो लॉज को चेंज करने की जरूरत थी। दूसरा क्या था? लीगल फ्रेगमेंटेशन। बाय द लेट 1990s इंडिया हैड accumulated ओवर 50 सेंट्रल एंड लगभग 100 स्टेट लेबर लॉ। सोचकर देखो, लेबर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट कितने? 50 हैं, 50 ज्यादा ही हैं, और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें 100 ज्यादा हैं। इतने सारे लॉज होंगे, इससे क्या हो, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सो कितने कॉम्प्लेक्स है वो आउटडेटेड रेगुलेशंस। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम मकर जाल बना रहे थे, जो पुराने रेगुलेशंस के बारे में बात की जा रही थी। अब सब कुछ चेंज हो रहा है, तो हमें भी चेंज होने की जरूरत है। फिर आता है इकोनॉमिक ट्रांजिशन, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। रैपिड लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जब वो जानते हैं कि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो हमारे लेबर लॉज जो है पुराने थे वो आउटडेटेड हो चुके हैं। सो टेक्नोलॉजिकली चेंजेस डिमांडेड कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द लेबर लॉज। सब कुछ चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ी कि जो हमारे लेबर लॉज हैं उनको ठीक से देखा जाए, उसके अंदर हमें एक रिव्यू करने की जरूरत थी। तो कमीशन फाउंड कर बात करा जाए तो ये होता है कि 15 अक्टूबर 1999 को ये गठित किया गया, और इनके चेयरमैन थे, उनका नाम था श्री रविंद्र वर्मा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिस डेट एंड दिस थिंग। मैं इसको बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ सो दैट कि आपको याद हो जाए। फिर अगेन, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस ईयर इज इंपॉर्टेंट। और रविंद्र वर्मा जी की लीडरशिप में इनका जो सेकंड लॉ कमीशन है उसको गठित किया गया। ठीक है, काम क्या था? व्हाट वाज द मैंडेट फॉर द कमीशन? पहला तो क्या था? रेशनलाइजेशन करना था। सिंपल सी वाली बात है, ऐसे लेबर लॉज जो आउटडेटेड हो चुके हैं उनको हटाना है, जिसकी जरूरत है उनको ऐड करना है। इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, सो स्ट्रीमलाइन एग्जिस्टिंग लेबर लॉज इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर टू एलिमिनेट रिडंडेंसीज एंड इंप्रूव क्लैरिटी। सबसे वाली बात है। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन की बात की जा रही थी, सब बताया। इसकी जो मैंडेट था वो ये था कि हम पुराने लेबर लॉ तो खत्म कर कर हम चाहते हैं कि यूनिफाइड अम्ब्रेला लॉ हो, जिसमें कंफ्यूजन कम हो और डायरेक्टली सारे सारे जो पहलुओं को डिस्कस करे। सो प्रपोज कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द वास्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्रीवियसली लेफ्ट वल्नेरेबल। तो पहले क्या था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसमें ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता था। इसमें टारगेट किया गया कि भाई आपको वल्नरेबल जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। इकोनॉमिक अलाइनमेंट के बारे में बात करें, सो अलाइन लेबर लॉज विद इमर्जिंग रियलिटीज। तो अब जो चेंज होता जा रहा है पूरी दुनिया में, उसके हिसाब से आपके जो लेबर लॉज है वो डील करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लिबरलाइजेशन को डील करें, ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करें, क्योंकि अब जो कॉम्पिटिशन है आपको लोकल नहीं है, बाहर से कॉम्पिटिशन आने वाला है। जो बाहर की जो, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी ओपन कर दी गई है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है। एंड इवॉल्विंग लेबर मार्केट नीड। तो अब जो क्या चीजें हैं, जो मार्केट की नीड है उसके हिसाब से हमें चेंज करने की जरूरत है। इंडिया डाइवर्स वर्कफोर्स के बारे में बात करें, देखिए फैक्ट्री वर्कर्स हो गए जो फैक्ट्री में काम करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो छोटी मोटी दुकान चलाते हैं उस सड़क पर खड़े होकर, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, सो रिप्रेजेंटिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर दैट डिफाइन इंडियाज लेबर लैंडस्केप। तो अगर हम बात करें इंडिया का जो इकोसिस्टम था, इट वाज वेरी एक्सटेंसिव। गांव से लेकर, शहर से लेकर, आईटी प्रोफेशनल से लेकर एक स्ट्रीट वेंडर तक सब कुछ डील करता था। ये मैंने थोड़ा फैक्ट डाल दिया है, अगर हम बात करें ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फायदे देने के लिए, तो 314 मिलियन लगभग टोटल फोर्स हुआ करती है उस टाइम पर, 2000 की बात चल रही है। वो 259 जो थे अर्बनाइज सेक्टर थे और 199 जो थे एग्रीकल्चर वर्कर्स थे। आप समझ सकते हैं, तो हमारे ये किसी काम का नहीं है, लेकिन टू नो द ग्राउंड रियलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ठीक है, जो ये कमीशन बनाया गया था उसकी रिकमेंडेशंस क्या थी।
पहला तो आता कैटेगराइजेशन। इन्होंने क्या बात करी कि जो ग्रुप लेबर लॉज इनटू 4-5 कैटेगरीज। इन्होंने बोला कि देखो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ द लेबर्स हैं, एक लो उन सब के लिए काम नहीं करेगा, तो हमें जरूरत क्या है कि डिफरेंट जो कैटेगरीज है उनको डिवाइड कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अलग होना चाहिए, वेजेस का अलग होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी का अलग होना चाहिए, सेफ्टी अलग है, और वेलफेयर एंड वर्किंग कमीशन के लिए अलग आपको लॉज लेकर पड़ेंगे। मतलब बहुत सारे थे, वो अलग चीज कर रहे थे, उनको खत्म कर कर हम लोग क्या करेंगे, 4-5 तरह के हम लॉज लेकर आएंगे। ठीक है, ग्रुप कर देंगे। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, बोला गया है कि वर्किंग आवर्स को फिक्स मत करो कि सुबह के 7 से लेकर 9 बजे तक रहेगा, जो भी टाइम रहेगा, नहीं। सो देयर इज नो नीड टू हैव द फिक्सिंग ऑफ द वर्किंग आवर्स, तो इट शुड बी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग आवर्स विद ओवर टाइम कंपनसेशन टू मैच मॉडर्न बिजनेस है। भाई आज के टाइम पे क्या है, ऐसे है जैसा मान लीजिए कॉल सेंटर है, आपको ये फर्क कैसा, कॉल सेंटर हमें देखना पड़ेगा, हमें इंटरनेशनल डील डील करना है, या कॉल सेंटर में छोड़ो कोई भी काम करना है। भाई आज जो टाइम इंडिया का चल रहा है, हो सकता है कि किसी और कंट्री के अंदर कुछ और टाइम हो सकता है, होता ही है ऐसा, टाइम अलग चल रहा है, तो अपने हिसाब से काम करेंगे बिकॉज दे आर आवर क्लाइंट। तो फ़ोन करेंगे तो अब ये नहीं कह सकते ना कि सिर्फ़ डे का टाइम ही है। तो ये बोला गया है कि जो फ्लेक्सिबल टाइम होना चाहिए, और अगर कोई काम कर रहा है, ओवरटाइम कर रहा है, उसका एक प्रॉपर तरह से कंपनसेशन देना चाहिए। ठीक है? यहाँ पर है ना कि जो भी असली बिज़नेस नीड के हिसाब से कंपनसेशन देना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट टेंडर के बारे में बात की गई, शिफ्ट फ्रॉम परमानेंट टू कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस विद कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी सेफगार्ड। ये बोला गया है, देखो परमानेंट में क्या होता है कि आपने किसी को हायर कर लिया, परमानेंट काम करेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ काम कराना है, आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, आपको अपना घर बनवाना है, आप बोल सकते हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएँगे कि भाई मुझे घर बनाना है, वो आपको लमसम बता देगा कि लेट्स से कि मैं 10 लाख रुपीज़ लूँगा, आप 10 लाख रुपीज़ देते हैं, अब उसका काम होता है, काम करना है, दैट्स व्हाट द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। मतलब आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, आपका उसके बीच में जो रिलेशन है सिर्फ उस प्रोजेक्ट तक ही सीमित है। तो ये बोला गया है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर पे काम करने की जरूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम वी नीड टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, ये भी चीज़ ज़रूरी है। फिर होता है वर्कमैन डेफिनेशन को चेंज किया गया, मतलब क्या गया, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना ढाई 25,000 की बात की गई थी। उन्होंने क्या बोला गया, वर्कमैन को बोला गया बाय रिम्यूनरेशन थ्रेशोल्ड लगभग 25,000 पर मंथ टू एक्सक्लूड हाई पेड एम्प्लॉइज फ्रॉम द सर्टेन लॉज। ये बोला गया है कि देखिए जो 25,000 ज़्यादा लेते हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनको अलग रखा गया, क्योंकि उनके लिए लॉज अलग बनेंगे, क्या काम कर रहे हैं, कंपनसेशन क्या रहेगी, उनको अलग रखने की बात की गई। ठीक है? सो द कमीशन प्रपोज्ड consolidated multiple industrial relations laws into a single labor management relation law for clarity and efficiency। ठीक है यहाँ तक। अब आता है प्रोटेक्टिंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आप पीएफ वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, कोई प्रॉपर कोटेक नहीं होता, कोई साइन वगैरह नहीं होते हैं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने जो हायर कर लिया, आपने काम के लिए बोला कि भाई मेरा काम करना है, वो आ रहा है जा रहा है, कोई कुछ रिकॉर्ड पूछ रही है, उसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सो यहाँ पर क्या है कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के बारे में बात करता है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। सो रिकॉग्नाइज द सेक्टर वास्ट साइज एंड वल्नरेबिलिटीज। बोला गया कि भाई अनऑर्गेनाइज बहुत बड़ा सेक्टर है, 90% पॉपुलेशन पे काम करती है, तो साइज तो बहुत बड़ा है, और सेम टाइम वल्नरेबिलिटी है, किसी को हायर एंड फायर कर दिया, मन करा हायर कर लिया, मन करा निकाल दिया उनको, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कंपनसेशन नहीं है, छुट्टी कुछ नहीं पता है, तो ये सारी चीजें हैं ना, कोई सोशल सिक्योरिटी कवर उसके पास। सो कवरिंग एग्रीकल्चर वर्कर्स कौन कौन से आते हैं इसमें, एग्रीकल्चर वर्कर्स जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, डोमेस्टिक हेल्प काम करते हैं, आपने किसी को मेड को हायर किया हुआ है, ठीक है, रिक्शा पुलर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, और होम बेस्ड वर्कर्स होते हैं, साफ-सफाई कराने का, ये सब चीज़ों पहले खाना कुक, पीए मेड, ये सब चीज़ें इसमें काउंट की जाती है। ठीक है? सोशल सिक्योरिटी वाला बात की गई कि एंश्योर मिनिमम सोशल सिक्योरिटी, कि भाई किसी को हायर कर रहे हो तो उनके पास एक सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, वेलफेयर बेनिफिट होना चाहिए, इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्यूसिंग मैकेनिज्म फॉर ऑल वर्कर्स, और एक तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अपने काम करते हुए, तो वहाँ जाकर और डील कर, वहाँ जाकर कंप्लेंट कर सके, और अल्टीमेटली जो मैकेनिज्म बनाया गया है, जो ग्रीवेंस रिड्यूसिंग मैकेनिज्म बनाया गया है, उसको देखेगा। जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बात करता है, सो एड्रेस डिस्पैरिटी विद स्पेशल फोकस ऑन वुमेन हु फॉर्म ए हायर प्रोपोर्शन इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, कैजुअल एंड होम बेस्ड वर्कर्स। ये देखा गया है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, और खासकर जो डोमेस्टिक हेल्प होता है, उसमें ज़्यादातर वुमेन्स काम करती हैं, चाहे मेड हो, चाहे खाना बनाने का हो, चाहे किसी को बच्चों केयर टेकिंग काम हो। तो ये बोला गया है कि वुमेन्स को ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, कम पैसे में काम कर लेती हैं वे, उनकी जो बार्गेनिंग पावर कम होती है, उनको एक्सपोर्ट करना ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पर लॉ कमीशन में बोला गया है कि देखो जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करने की ज़रूरत है। वुमेन काम कर रही है, उनको टाइम दे ही रही है ना, तो दे शुड आल्सो हैव द सेम वर्किंग कंडीशंस एज़ द मैन फेसिंग। फिर आता है लेबर राइट्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में। सो 3 टायर ग्रीवेंस सिस्टम बनाया गया। मतलब ये है कि यूनियन लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल बनाया जाना चाहिए इस तरह का, कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पहले लोकल लेवल डिस्कस करो, वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व स्टेट लेवल पे जाओ, या फिर और हायर लेवल। तो 3 टायर सिस्टम बनाया गया। सो स्टेबलाइज कॉम्प्रिहेंसिव रिड्यूस मैकेनिज्म विद मल्टीपल लेवल्स फॉर इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई है तो डायरेक्ट बात कर सकें। ठीक है, पहले छोटे लेवल, फिर ऊपर लेवल, फिर हाई लेवल पर।
union recognition. So compulsory check of system for trade union members in stabilizing 300 plus workers requiring 60 support of the bargaining agent. तो ये वाली कहीं ना कंट्रोवर्सी भी रहा है कि इसमें बोला गया यूनियन रिकॉग्निशन कैसा होगा, कोई अगर कोई बार्गेनिंग करनी तो कितने लोगों को सपोर्ट होना उसमें चाहिए। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन क्या है? सो रिप्लेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स विद स्पेशलाइज्ड कमीशन फॉर फास्टर मोर एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये बात की गई। इसेंशियल सर्विस रिफॉर्म, रिकवरीड वेल्थ, विड्रॉल ऑफ द इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट टू ईज कंट्रोल ऑन लेबर अनरेस्ट। ठीक है, इसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट मेंटेनेंस एक्ट क्या होता है, कभी और बात करेंगे उसके बारे में। तो उसमें जो कंट्रोल था ईज करने की बात की गई, मतलब इसमें ये चीज़ होती है कि गवर्नमेंट चाहे तो उनको मना कर सकती है, जो इसेंशियल सर्विसेज होती हैं उनको मेंटेन करा जा सकता है, उनको फोर्सफुली हो, उनके राइट्स वायलेट भी हो ना तब भी काम करा जा सकता है। फिर आता है कंट्रोवर्सीज एंड क्रिटिसिज्म क्या है। देखिए पहले तो ट्रेड यूनियन अपोजिशन क्या है, सीआईटीयू बात करें, एआईटीयूसी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस स्ट्रांगली अपोज द रिपोर्ट, मना कर दे कि हम तो रिपोर्ट नहीं मानते हैं, क्यों, लेबलिंग इट फंडामेंटली एंटी वर्कर्स। और ये बोला गया मैं तो एंटी वर्कर्स है, आप कैसे बात कर रहे हो, कुछ भी काम चीजें कर रहे हैं, किसी को बात ही नहीं की जा रही है इस चीज के बारे में। आपने बोला कि जो इसका सर्विस एक्ट है उसको हटाया जा सकता है, कुछ भी करा जा सकता है। तो उन्होंने बोला ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझो कि कोई भी रिपोर्ट आती है उसके पॉजिटिव भी निकलते हैं, नेगेटिव भी निकलते हैं। कोई भी रिपोर्ट 100% सही नहीं हो सकती है, 100% खराब नहीं हो सकती। एंड फेवरिंग एम्प्लॉइज ओवर दी लेबर राइट्स, ये बोला जाए कि भाई तो फिर एम्प्लॉइज को फेवर कर रहा है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं चीजें उस टाइम पर हमें लिबरलाइज करने की जरूरत थी। अब सोच कर देखो, जो ये ग्रुप थे ये किस जमाने के थे, 920s के बने हुए हैं, इन्होंने वो टाइम देखा, ब्रिटिश टाइम देखा है। अब 80 साल के बाद उनको देखकर लग रहा है कि सब कुछ चेंज हो रहा है, राइट। उनको तो ये था ना कि भाई एक बस्ता लेकर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, लंच बॉक्स लेकर जा रहा है, एम्प्लॉय काम करेगा। उसको बोला गया भाई ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ये सब चीज हो रही है, इसके लिए करना पड़ेगा। तो उनको पसंद नहीं आएगा, सब कुछ चेंज लगेगा उनको। तो पहले उनको लगेगा भाई ये तो तुम कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, कोर्ट बेसिस पर हम बात कर रहे हो, तो कहने का दिक्कत है ना, उनके हिसाब से पसंद नहीं आएगा उनको उस टाइम तक, ठीक है। एम्प्लॉय सिक्योरिटी कंसर्न, फेयर्स ओवर हायर एंड फायर, क्योंकि आपने बोल दिया कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये चीज है, आप किसी को परमानेंट हायर ही नहीं करोगे, आप तो बोल दोगे भाई मेरा 1 साल का काम है, काम करो और जाओ, अच्छा नहीं तो निकाल दिया, वो वाली बात हो गई। सो फेयर्स ओवर हायर एंड फायर पॉलिसीज एंड सिस्टमैटिक वीकनिंग ऑफ द परमानेंट एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ द वर्कर्स, इसी आती है। स्ट्राइक रेस्ट्रिक्शंस, ये बोल दिया गया कॉन्ट्रोवर्सी किसी में क्या हुआ कि इसे बोला गया है कोई भी अगर आपको स्ट्राइक करनी है तो जो ट्रेड यूनियन है उसका 51% लोगों को सपोर्ट होना जरूरी है। सो controversial requirement, 51% workers approve for the strike notice seen as undermining collective bargaining power। भाई ये क्या मतलब हुआ, अगर किसी, मान लीजिए किसी किसी कुछ ही परसेंट लोगों को प्रॉब्लम है तो उनकी बात कौन रखेगा फिर, ये चीज आती है। कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन फियर्स, तो मैंने बता दिया उस चीज के लिए। उनको ये लगने लगा कि भाई कहीं ना कहीं तो लोग कुछ हायर नहीं करेंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ना तो सिक्योरिटी देने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, जब मगर हटा दिया, मगर फायर कर लिया, मगर फायर कर दिया, वो चीज आती है। सो क्रिटिक्स आर्ग्यू द कमीशन प्रोटाइज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्लॉयज इंटरेस्ट ऑफ द फंडामेंटल वर्कर्स राइट्स एंड डिग्निटी। सिचुएशन चेंज थी तो उस टाइम पर कवर करना थोड़ा मुश्किल था, उस टाइम पे हम समझ सकते हैं। वर्कर्स वॉइस के बारे में बात करें तो ट्रेड यूनियन प्रोटेस्ट रिफ्लेक्ट डीप कंसर्न अबाउट द कमीशंस रिकमेंडेशन एंड देयर पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ वर्कर्स राइट्स एंड जॉब सिक्योरिटी। तो इसको तो पूरा ओवर से मनाही कर दिया गया था। अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ लेगेसी की, देखिए 1751 पेज की रिपोर्ट थी, आप समझ सकते हैं एकदम मोटी रिपोर्ट दी गई थी। और ये कब सबमिट की गई, 2002 में, तो 1999 में इसको गठित किया गया था और 2002 में ये रिपोर्ट सबमिट की गई। एंड वाइडली सर्कुलेटेड इन पार्लियामेंट एंड पब्लिक डोमेन फॉर एक्सटेंसिव रिव्यू। पॉलिसी इन्फ्लुएंस क्या रहा, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस सब्सिक्वेंट लेबर रिफॉर्म्स। अब इसकी रिफॉर्म जो रिपोर्ट दी गई उसके अनुसार बहुत सारे लॉज वगैरह बनाए गए, तो पहले का हमें दिखाई देता है। एंड ऑनगोइंग डिबेट ऑन लेबर कोड थ्रू इंडिया पॉलिसी लैंडस्केप। डायलॉग कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं तो स्पार्क एसेंशियल नेशनल डायलॉग ऑन बैलेंसिंग लेबर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉम्प्रेंस सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस। ये बोला गया है कि हम एम्प्लॉयर्स की ही बात क्यों माने या हम लोग वर्कर्स की बात क्यों माने, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज एज वेल एज द एम्प्लॉयर्स। तो यहाँ पर बात की गई कि भाई ठीक है, बैलेंसिंग देखना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी को देखना पड़ेगा लेबर के लिए। अब ऐसा भी नहीं है ना, क्योंकि अब 1970s के टाइप की जो लेबर लॉस, क्या मूवीज देखी होंगी आपने, स्ट्राइक कर दी, कुछ काम ही नहीं हो रहा है भाई, अगर ऐसा काम करते रहोगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स की जरूरत भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो लेबर्स हैं उनको एक्सप्लोइटेशन छोड़ दें, ये वाली बात भी की गई। तो कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन बात की गई। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फोकस कहता है हाईलाइट अर्जेंट नीड फॉर द लॉस कवरिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स रिमेनिंग क्रिटिकल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये वाली बात है, फोकस कहाँ पर किया गया था, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर ज्यादा फोकस किया गया। अगर हम बात करते हैं कमीशन वाइज कौन कौन से रिफॉर्म्स आए हैं, तो देखिए यह है कि लेबर लॉज जो 4 लेबर कोड्स हैं 2020 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, वो कहीं ना कहीं यूज करूँ दिखाते हैं। So reduction of the comprehensive code covering wages, industrial relations, social security and occupation safety, consolidating numerous existing laws. बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है, ग्रेटर फोकस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखा गया है कि हमारी रैंकिंग अच्छी हुई है, while attempting the balance employers need with essential public work protections.
इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज के बारे में बात की थी। ऑनगोइंग चैलेंज इंक्लूड द इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, इन्फॉर्मल सेक्टर कवरेज लिमिटेशंस एंड मीनिंगफुल ट्रेड यूनियन एंगेजमेंट। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आज भी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर आज भी एग्जिस्ट करता है, अच्छा खासा एग्जिस्ट करता है, और जो प्रॉब्लम पहले फेस करनी पड़ रही थी आज भी लगभग उतनी ही है। बना दी गई है कैंपेन कमेटी वगैरह बनाई गई है, पर उसको कोई ज़्यादा लोगों का अवेयर ही नहीं है, लोग पता ही नहीं होता है इसका यूज़ किया जा सकता है, तो है नहीं। Why the second National Commission on Labor still matter in 2025? ये गिग इकोनॉमी ग्रोथ, ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी होती क्या है। जैसा ओला, उबेर, जोमैटो, रैपिडो, इनसे जो जो लोग काम कर रहे हैं, वो बोलता गिग इकोनॉमी। तो उसकी ग्रोथ हुई है पिछले कुछ सालों में। कवरेज गैप है, सोशल सिक्योरिटी कवर्स रिमेन लिमिटेड टू द मिलियंस ऑफ द वर्कर्स। आज भी सोशल सिक्योरिटी कवरेज नहीं मिल पाती, कितने लोगों को मिलती है सोचकर देखो। अगर आपको मिल रही है, आपके घर में आसपास है, रेडिएशन देखो, जरा मेजरमेंट करने की कोशिश करो, नाम मात्र आपको मिलेंगे। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन होना चाहिए। द कॉल फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन रिमेन हाईली रिलेवेंट। भाई अभी जरूरत है, जो मैंडेट दिया गया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। 4 कोर्स लागू किए गए हैं, बट अगेन इतना ज़्यादा अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत है। सो नीड टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद द वर्कर डिग्निटी एंड द राइट। भाई हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करने की ज़रूरत है, तो उसके के लिए हमें लेबर लॉज़ को रिफ्लेक्सिव करना पड़ेगा। बट अगेन हम ये नहीं कर सकते कि जो लेबर सबको एक्सप्लॉइटेशन ही छोड़ दें। तो ये वाली बात की जाती है। परसिस्टेंट इनफॉर्मेलिटी मतलब क्या, इंडियाज़ वर्कफोर्स रिमेन प्रेडोमिनेटली अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर। 90% लोग आज भी अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आता है। सो इंडियाज़ इवॉल्विंग लेबर मार्केट गया है फ्रॉम ट्रेडिशनल फैक्ट्री फ्लोर टू कटिंग एज डिजिटल स्टार्टअप। अब देखो 1960 70s की मूवीज आपने देखी होंगी, ये बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी, ब्लू कलर जो उनको बोलते हैं, ब्लू कलर जो बोलते हैं, ब्लू कलर की ड्रेस पहनते थे, तो देखा होगा आपने। अब उनसे कंपेयर करो और आज की बात करो एक आईटी प्रोफेशनल में, जैसे हम लोग काम करते हैं टिस्को में या फिर टाटा में या फिर कहीं और जो है, जो आईटी प्रोफेशनल कंपनीज है, उधर कितना चेंज हो चुका है काम करने का तरीका है। सो इंडिया वर्कफोर्स कंटिन्यू टू ट्रांसफॉर्म। अगेन जो वर्कफोर्स है आज जो हो रही है, अब इन फ्यूचर एआई का ज़माना आ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग का है, रोबोटिक्स है, उस पर काम होगा। रिक्वायर्ड एडेप्टिव एंड इंक्लूसिव लेबर पॉलिसीज, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो कंक्लूजन यही आता है कि लैंडमार्क इनिशिएटिव था। सो द सेकंड नेशनल कमीशन ऑफ द लेबर रिप्रेजेंट अ पायनियर अटेम्प्ट टू कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्नाइज इंडियाज कॉम्प्रिहेंसिव लेबर लॉज। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्शन बात की गई थी। सो इट अप्रोच सो टू प्रोटेक्ट मिलियंस इन अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर व्हाइल रैशनलाइजिंग लॉ फॉर ऑर्गनाइज्ड वर्कर्स नेशनल। ऑनगोइंग इन्फ्लुएंस है, आज भी देखते हैं कई सारे जो लॉज वगैरह हैं उसके हिसाब से बनाए जा रहे हैं। फ्यूचर विजन की बात करता है। सो द फ्यूचर ऑफ द इंडियन लेवल लाइज इन द इंक्लूसिव रिफॉर्म्स एंश्योरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए एंड यूनिटी फॉर ऑल द वर्कर्स इन 21st सेंचुरी। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो पसंद आई, कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए। बाय बाय।